हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता इस पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका, आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम लोग आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स किताब से है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे थे अभी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर 2 को उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो है, यानी कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, इसके पार्ट 4 को अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके आगे हम लोगों ने जो है पहले भी इसके आगे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। अगर आप उन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आगे वीडियोस में आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी वो मिलेंगे आपको, और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएंगे। आप उसको चेक कर सकते हैं आगे समझने के लिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? डिमांड यानी मांग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे निश्चित कीमत पर किसी निश्चित समय विशेष पर खरीदा जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे 3 बातों पे गौर कर रहे हैं। वो क्या क्या है? निश्चित कीमत, निश्चित समय और उपभोक्ता के द्वारा जो खरीदा जाता है। तो हम मांग उन्हीं वस्तुओं का करते हैं जिन वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती है। तो हम ज़रूरतों के साथ साथ ये भी देखते हैं कि कीमत क्या है, बढ़ी हुई कीमतें हैं कि कम कीमतें हैं। कीमत अगर हमें सही लगती है बाजार जाके, तो हम क्या करते हैं कि उस समय उस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदते हैं। मतलब हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उस मात्रा को क्या कहते हैं? हम मांग कहते हैं, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं या फिर मांग कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। हम लोग मांग को इस कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, इस फिगर में समझा सकते हैं। यानी कि ये जो फिगर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र। ये जो वक्र बना है इसे हम क्या बोलते हैं? मांग वक्र। ये वक्र कैसे बना इसको भी देख लीजिए। ये वक्र ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे जो है इस वक्र पे, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, हम जानते हैं। इधर हम लोग एक्स एक्सिस को दर्शाते हैं, उधर हम लोग वाई एक्सिस को दर्शाते हैं। वाई एक्सिस पे कीमत यानी प्राइस है, एक्स एक्सिस पे मात्रा यानी क्वांटिटी है। क्वांटिटी को हम लोग जो है डिनोट करते हैं एक्स से, x1 x2 से, और कीमत को डिनोट करते हैं p1 p2 से। तो देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मात्रा घट जाएगी। मतलब आप ज़्यादा कीमतों पे वस्तुओं की जो मांग है वो कम करेंगे। किसी वस्तु की अगर प्राइस ज़्यादा लग रही है या कीमत ज़्यादा है तो आप उस वस्तु की जो है मांग कम करेंगे। और अगर वैसे ही विपरीत अगर सिचुएशन होती है कि देखिए प्राइस घट गई, P2 से P1 हो गई, तो क्या होगा? मात्रा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप इसका एक लाइव एग्जांपल लेना चाहेंगे तो ऑनलाइन अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब में ब्लू बिलियन डे, उसके बाद डिस्काउंटेड जब आइटम हमें मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? उन सामानों का तब ज़्यादा परचेज करना या फिर ख़रीदना सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें कम दामों में वस्तु मिलती है। अगर हम लोग ऐसे मार्केट में भी बात करें, आप किसी भी शॉप पे जब डिस्काउंटेड सीज़न चलता है, हम उस समय उन चीज़ों का उपभोग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कम कीमतों पे हमें ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन अगर उसी समय उसी बीच अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसका परचेस कम कर देते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि कब सेल आएगा तो हम मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसकी कीमतें आम दिनों में ज़्यादा रहती है लेकिन डिस्काउंटेड जब सीज़न चलता है तो कम रहती है, हम उस समय का इंतज़ार करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि कीमत कम तो डिमांड ज़्यादा, यानी कि मांग ज़्यादा वस्तुओं की, मात्रा ज़्यादा खरीदी जाती है। लेकिन अगर कीमत बढ़ी हुई होती है तो मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो वस्तुओं की कम हो जाती है। इसी को हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। आइए देखिए। उससे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ हम लोगों ने दिखाया है मात्रा जो है वो कीमत का फंक्शन होता है। मतलब मात्रा जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? निर्भर करता है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। ठीक है, कीमत के ऊपर। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी घटेगी, मात्रा भी बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, मतलब जो मात्रा है और मतलब जो मांग है हमारा और जो प्राइस है, यानी कि मात्रा जो हम लोग खरीदते हैं, क्वांटिटी जो हम लोग खरीदना चाहते हैं, और जो हमारी प्राइस है, उसमें रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? व्युत्क्रम संबंध है। तो
और एक पॉइंट क्या है कि एज प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस डिमांड बिकम डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे वस्तुओं की जो है कीमतें बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उसका उपभोग कम करेंगे, यानी कि उनकी मात्रा को कम कर देंगे, डिमांड जो है उसको कम करेंगे, ठीक है, मांग को कम करेंगे, या फिर जैसे कीमत घट जाएगी हम मांग बढ़ा देंगे। तो ये हुई आपका इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस फिगर के थ्रू, या मांग जो है उसको समझने के लिए हमें जो ज़रूरत है। अब देखिए इसी सब चीज़ों पे आधार होकर के बनता है लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम कहते हैं मांग का नियम। तो ये मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच का एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। मतलब क्या कि हम लोगों ने जो समझा वही ये कानून भी या लॉ भी बताता है, नियम भी बताता है। वो क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में जो है वो कौन सा रिलेशनशिप दर्शा रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संबंध को दिखाता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा। वस्तु की कीमतों का गिरना मतलब मांग को बढ़ा देता है, वस्तु की कीमत गिर रही है मतलब मांग बढ़ गई, वस्तु की कीमतों का बढ़ना यानी कि जब प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया? मांग गिर जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ आ गई मतलब कम हो गई, और ये ऊपर बढ़ा तो हम लोगों ने मांग को समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। तो इसके आगे हम लोगों को क्या देखना है, चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंतिमान वक्र तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति, यानी कि डिराइविंग ए डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कांस्टेंट। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी पढ़ा हुआ है और बजट कंस्टेंट के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो बजट कंस्टेंट यानी कि बजट लाइन को भी हम लोग कहते हैं और प्राइस लाइन को भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, जो मनी इनकम है दोनों उपभोक्ताओं की वो यहाँ पे जो है गिवन दिया हुआ है। फिर जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो y हो गया क्वांटिटी ऑफ मैंगो, और x हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ बनाना यानी कि केला, ठीक है। तो अब ये हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या प्राइस दिया हुआ है, हम लोग P1 प्राइस मान रहे हैं किसको, यहाँ पे P1 मान रहे हैं x के प्राइस को, मतलब जो x गुड है हमारा उसके प्राइस को, और P2 मान रहे हैं हम लोग क्या, जो y वस्तु है उसके प्राइस को, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे पैनल ए और पैनल बी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस पूरे डायग्राम को या डेराइवेशन को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनानास यानी केले की मात्रा, और उधर हम लोग वाई एक्सिस पे आम यानी कि मैंगोज की मात्रा को दिखा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटीज को दिखा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको जो समझेंगे वो समझेंगे बजट कांस्टेंट यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व यानी कि अधिमान वक्र के द्वारा, ठीक है। अधिमान वक्र जहाँ पे बजट लाइन पे टैंजेंट होता है, जैसे सी बिंदु पे टैंजेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग को इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहाँ पे हम लोग को संतुष्टि की बिंदु मिलेगी, ठीक है। मतलब इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे टच कर रहा है, सी पे पहले टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, देखिए जो केला है उसका OX1 क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्रा को हम लोग उपभोग कर रहे हैं, और वो Y1 आम की मात्रा को हम लोग उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब कीमत जो है घट जाती है केले की, ठीक है, जैसे ही कीमत घटेगी केले की तो जो है अब नया बजट लाइन बनेगा, एक नया बजट लाइन बन जाएगा AB', और उसमें जो हमारा नया इंडिफरेंस कर्व होगा वो बन जाएगा D पॉइंट पे, ठीक है। कहाँ पे टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, वो हो रहा है अधिमान वक्र और बजट लाइन, वो D पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मिलेगी, और वहाँ पे उपभोक्ता क्या करेगा, कंज्यूम करेगा किसको, OX2 वस्तु को। आप देख लीजिए पहले वाले में अगर OX1 वस्तु हम लोग अगर कंजम्पशन कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे हमारा प्राइस कितना था, प्राइस था P1, ठीक है, P1 डैश, ठीक है, P1 डबल डैश, और ये हो गया आपका P1 डैश पे हम लोग क्या थे, यहाँ पे उपभोग कर रहे थे। अब क्या हो गया कि जैसे ही आपका
प्राइस कम हुआ, जब हम लोग पैनल बी पे देखें हम लोग क्यों इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का प्राइस कम होकर के P1 डबल डैश पे आ गया। P1 डबल डैश पे जैसे ही हमारा प्राइस आया तो हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो OX1 से बढ़ करके OX2 हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंडिफरेंस का बजट लाइन को भी देखिए, यहाँ पे टैंजेंट था, ये मात्रा बढ़ी, वो मात्रा हम लोग की उतनी ही रहेगी, या हम लोग को जो मन करे हम लोग, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा क्या चाहेगा, ऑप्टिमम कंजम्पशन चाहेगा, हमेशा अपनी ज़रूरतों को जो है संतुष्टि को बढ़ाना चाहेगा। तो उसको जब कम दाम में ज़्यादा केले मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो केले की कंजम्पशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि उपभोग करेगा ज़्यादा। तो इस पैनल बी में हम लोग देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे X2 है तो देखिए प्राइस घटने के कारण क्या हो गया, हमारा जो है क्वांटिटी बढ़ गया। फिर आगे देखिए हम लोग जैसे ही देखते हैं यहाँ पे पैनल ए में कि हमारा जो फिर कीमत घट गई केले की, तो फिर उपभोक्ता क्या चाहेगा कि हम केले की मात्रा को ज़्यादा उपभोग करें। अगर हमें कम में मिल रही है तो मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था मांग का, कि जैसे डिस्काउंटेड रेट में हमें कुछ मिलता है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी नई फिर बजट लाइन बनेगी और इंडिफरेंस कर्व वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों को, वहाँ पे हमारी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे बनेगी अब नहीं। तो यहाँ ई पे हम लोग देखिए ज़्यादा ही उपभोग कर पा रहे हैं फिर केले की मात्रा को। तो पैनल बी में आइए, अब पैनल बी में आप देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस घट के P1 ट्रिपल डैश पे आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हमारा कंजम्पशन बढ़ के X3 हो गया, 0X3, इतना कंजम्पशन हमारा जो है जो हम लोग उपभोग कर रहे थे वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जानते ही हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमें क्या इंडिकेट करता है, कि अगर ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा तो हमारी संतुष्टि की जो मात्रा होगी वो भी बढ़ जाएगी, सेटिस्फैक्शन लेवल भी हमारी बढ़ जाएगी। बजट भी हमारा कैसे बदला, बजट लाइन इसलिए बदला, उसमें चेंजेस इसलिए आए क्योंकि कीमत में चेंज हुई। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि आम की जो प्राइस है वो तो सेम रही, लेकिन केले की जो प्राइस है वो चेंज, कीमत बदलने की वजह से क्या हो गई, केले की कीमत कम होने की वजह से क्या हो गई कि केले की जो मात्रा है हम लोग की उपभोग करने की, हमने वो बढ़ाया, हमने उसको खरीदा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि प्राइस घट रही है। तो जैसे जैसे प्राइस घटी वैसे वैसे वस्तु की जो है डिमांड, मात्रा, क्वांटिटी वो बढ़ गई। ठीक है, तो जब हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिमांड कर्व। ठीक है, यानी कि मांग वक्र। तो हमें मांग वक्र मिला कैसे, जब हम इन बिंदुओं को जोड़े तो। और ये मांग वक्र क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्यों है, क्योंकि एक अगर प्राइस अगर गिर रहा है तो हमारा मात्रा बढ़ रहा है, प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगा मात्रा घटेगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है जो हमारी स्लोप है वो। अब इसमें हम लोग इस चीज़ को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव से भी समझ सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है। तो बच्चों हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आती है और स्कोरिंग भी है। अगर आप अच्छे से डायग्राम को बनाते हैं, अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। डायग्राम भी अच्छे से बना दीजिएगा तो आपके लिए बहुत मतलब मार्क्स फेचिंग होगा ये। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। पार्ट 4 में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे इसके एक्सटेंड करते हुए शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व को समझेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड ऑन द बेल बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।